गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम रोमांटिक पीरियड पे फिर से आगे क्विज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो पिछली वीडियो थी, जो कि हमारी पार्ट 3 वीडियो थी, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, एंड इन दिस वीडियो दिस इज़ अ पार्ट 4 वीडियो, और इसके अंदर हम फर्दर वी विल सॉल्व 10 क्वेश्चंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्सवर्थ द मोस्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो कि वर्ड्सवर्थ को बहुत ही ज़्यादा जिसने इन्फ्लुएंस किया था, यानी कि अपना प्रभाव डाला था। फर्स्ट ऑप्शन इज विलियम गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस, फिर है हमारा शैलीज का क्वीन मैब, फिर है बायरन्स का इंग्लिश पार्ट्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, एंड नन ऑफ द अबव। So what is the correct answer of this question? The correct answer is विलियम गॉडविन का जो पॉलिटिकल जस्टिस है, इस वर्क ने विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि जो ये पॉलिटिकल जस्टिस वर्क है विच इज़ रिटन बाय विलियम गॉडविन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ऑफ विलियम गॉडविन ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कुछ लाइंस दी गई हैं, एंड वी हैव टू फाइंड दैट दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। Water, water everywhere, nor any drop to drink. Okay, so this is a very, very famous line that you might have heard. Water, water everywhere, nor any drop to drink. तो वो जब सी में जा रहे होते हैं तो बोलते हैं, उनके जब शिप का पानी खत्म हो जाता है तो वो बोलते हैं अपने सराउंडेड में देख करके कि पूरा समंदर तो पानी पानी है, लेकिन हमारे पास तो एक भी बूंद पीने के लिए पानी नहीं है। ओके, So these lines are taken from which of the following poems? First option है 3 years she grew in sun and shower, Westminster Bridge, The Rime of Ancient Mariner, and Tintern Abbey. तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर विच इज रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज। तो ये भी पता होना चाहिए कि एस.टी. कॉलरिज की पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर। फिर उसके बाद जो पोएम है टिंटन एबे, दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी थी। एंड द वेस्टमिंस्टर ब्रिज, दिस इज ऑल्सो बाय वर्ड्सवर्थ। एंड 3 years she grew in sun and shower, दिस पोएम ये इज रिटन बाय, एनी गेसेस गाइज? इट इज ऑल्सो रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। तो ये पोएम हो गई वर्ड्सवर्थ की। एंड द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर विच इज द करेक्ट आंसर इज द पोएम बाय एस.टी. कॉलरिज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, ये हमसे पूछ रहा है कि डिजेक्शन एंड ओड, ये एन ओड है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल विच इज ओरिजिनली इंटेंटेड एज अ लेटर इन वर्स 2। ओके, तो दे आर आस्किंग कि जो ये डिजेक्शन एंड ऑड है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, और ये एक तो मुझे बताओ कि ये किसने लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्क किसने लिखा है। एंड इट इज इंटेंटेड एज अ लेटर इन वर्स 2, और किसको लिखा है, किसने लिखा है एंड किसको लिखा है। तो जो डिजेक्शन एंड ऑड है इट इज रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज। और ये किसको लिखा है, ये सारा फ्रिकर को नहीं लिखा है, सारा कॉलरिज को भी नहीं, वर्ड्सवर्थ को भी नहीं। दिस इज रिटन टू सारा हचिंसन। सारा हचिंसन एक वुमेन थी, was not the wife of S.T. Coleridge but एक woman whom he has admired in his poems also. So जो सारा हचिंसन है we don't know about her, but S.T. Coleridge ने जो ये poem डिजेक्शन एंड ऑड है ये सारा हचिंसन को डेडिकेट करी थी, मतलब एक उनको लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दीज आर सम लाइन्स एंड यू हैव दे हैव आस्क्ड कि हु इज द वाइजर मैन। अ सैडर एंड अ वाइजर मैन ही रोज द मोरो मॉर्न। तो अ सैडर एंड अ वाइजर मैन ही रोज द मोरो मॉर्न, तो ये हमारी लाइन्स हो गई। अब जो कुबला खान है पोएम, दिस इज बाय एस.टी. कॉलरिज। द एंशिएंट मैरिनर, ये भी हमने देख लिया कि एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है। डिजेक्शन एंड ऑड अभी हमने देखा कि दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ एस.टी. कॉलरिज। फिर जो क्रिस्टाबेल है, क्रिस्टाबेल जो है एक सुपर नेचुरल पोएम है जिसमें कि एक जेराल्डीन नाम की कैरेक्टर होती है, एंड बहुत ही ये गॉथिक पोएम है हमारी जो कि एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है। अब जो लाइन्स है ना, अ सैडर एंड वाइजर मैन ही रोज द मोरो मॉर्न, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द वेरी फेमस पोएम द एंशिएंट मैरिनर विच इज द फर्स्ट पोएम ऑफ द लिरिकल बैलेड्स दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1798। अब जो द एंशिएंट मैरिनर है, जो उसकी लास्ट लाइन्स है ना, लास्ट लाइन्स हैं ये जो हैं, ये दे रखी है इधर हमको। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज लाइन्स।
और जो ये कुबला खान है, दिस इज, इसका एक फुल टाइटल भी है विच इज अ विजन इन अ ड्रीम ऑफ फ्रेगमेंट, सो दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन। इस पोएम पे एक बारी हम नजर मारेंगे, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम और इसमें से बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं। तो आपको ना ये जो शुरू की लाइंस है ये भी पता होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं इसमें। How a ship having passed the line was driven by storms to the cold country towards the South Pole. Okay, so this ship is going to South Pole. And how from thence she made her course to the tropical latitude of the great Pacific Ocean. जो Pacific Ocean है, this is the largest ocean in the world. And of the strange things that befell and in what manner the ancient mariner came back to his own country. तो कैसे वो जो ancient mariner था, how he survived that voyage which was going towards the South Pole in the Great Pacific Ocean, और how he came back to his own country. Let us have a look at the starting lines of the poem. It is an ancient mariner and he stopped one of three. So, by thy long grey beard and glittering eye, now whereof stopped thou me. Okay, so these are the starting lines. He is in a marriage ceremony, जिसमें कि एक जो ancient mariner है, he is also present in that ceremony and he stopped one of the person there and he started to tell his own story to that person. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारा 35th क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग हु इज ऑफ द पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म। तो इनमें से कौन से पोएट है जो कि सुपर नेचुरलिज्म पे लिख रहे हैं। सुपर नेचुरलिज्म क्या होता है कि जिसमें कि आपको गॉथिक एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब समथिंग दैट इज नॉट नेचुरल, दैट इज सुपर नेचुरल, की घोस्ट वगैरह के बारे में बात करी जाती है जिसमें कि, तो वो हो जाएगा सुपर नेचुरलिज्म, मतलब जो कि रियलिटी ना हो, कुछ उसमें सुपर नेचुरल एक अजीब से एलिमेंट्स ऐड कर दिए हो। तो इज इट वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, शेली एंड साउदी। तो वर्ड्सवर्थ की तो हमने सारी पोएम्स वी हैव ऑलरेडी रेड और उनकी सारी पोएम्स नेचर पे बेस्ड हैं, मतलब इजी पोएम्स हैं और नेचर वगैरह से रिलेटेड है। तो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज कॉलरिज। जो कॉलरिज की फेमस पोएम है क्रिस्टाबेल, जिसमें कि जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो कूट कूट के भरे हुए इस वाली पोएम में, क्रिस्टाबेल पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर वाज वन ऑफ द 4 पोएम्स दैट कॉलरिज कंट्रीब्यूटेड टू द लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड 1798। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, इट वाज वन ऑफ द 4 पोएम्स दैट कॉलरिज कंट्रीब्यूटेड, यानी कि कॉलरिज ने लिरिकल बैलेड्स में टोटल 4 पोएम्स को कंट्रीब्यूट किया था। नाउ दे आर आस्किंग अस दैट हाउ मेनी पोएम्स डिड वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूट टू द वॉल्यूम, और वर्ड्सवर्थ ने कितनी वॉल्यूम्स को कंट्रीब्यूट करा है इस पोएम में। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 19 पोएम्स। ये तो आपको ना रट्टा मार लेना है कि एकदम कि जो लिरिकल बैलेड्स है उसमें 19 पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ है एंड 4 पोएम्स बाय कॉलरिज है, और टोटल में हमारी 23 पोएम्स हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलरिज यूजेस द मिथ्स ऑफ लामिया एंड वेम्पायर। तो इनमें से कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें कि कॉलरिज ने लामिया और वेम्पायर का मिथ को यूज करा है। वेम्पायर यानी कि मतलब बहुत ही डरावनी पोएम है ये वाली, सो यू कैन गेस इट। जब हम पहला ऑप्शन देखते हैं द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, तो इसमें हमें पता है इसमें कुछ गॉथिक एलिमेंट्स नहीं है, उसमें जस्ट एक मैरिनर है जो कि सी क्रॉस करता है, जो कि साउथ पोल की तरफ जा रही थी एंड इन द ग्रेट पैसिफिक ओशन, एंड नाउ ही हैज बीन इन अ मैरिज सेरेमनी वेयर ही स्टॉप्स वन ऑफ द पासर बाय एंड स्टार्ट्स टू नरेट हिज जर्नी। फ्रॉस्ट एंड मिडनाइट जो है ये वो अपने सन को डेडिकेट करके लिखते हैं कॉलरिज कि व्हेन यू ग्रो अप यू आल्सो बिकम द सन ऑफ द नेचर। अब जो क्रिस्टाबेल है ये हमने देखा इसमें कि थोड़ी भूतिया एलिमेंट्स हैं और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस करा। एंड डिजेक्शन ऑन ऑड जो कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है विच वाज डेडिकेटेड टू सारा हचिनसन। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा क्रिस्टाबेल हो गया, क्योंकि इसमें सुपर नेचुरल के एलिमेंट्स हैं। तो आप इजीली गेस भी कर सकते हो अगर आपको कभी नहीं आता और आपको सिर्फ समरीज आती है ना पोएम्स की, देन यू कैन नो द आंसर वेरी वेल। लामिया एंड वेम्पायर, ओके, तो आंसर इज क्रिस्टाबेल। अब जो क्रिस्टाबेल पोएम है ना, इसका क्या है, इसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिराल्डीन, GERALDINE। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कैरेक्टर ऑल्सो। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जिराल्डीन appears in which of the following poems by Coleridge, तो पता होना चाहिए that it appears in Christabel। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कुछ फ्रेजेस दिए हैं हमें और पूछा है कि ये फ्रेजेस कौन सी पोएम में है। तो पहला फ्रेज है स्टारलिट डोम।
चलो नहीं समझ में आता हमें, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम रोड टू ज़ांडू देखते हैं, ज़ानाडू, तो फिर हमें क्लियरली पता चल जाता है कि कौन सी पोएम के बारे में बात करी गई है। अभी मैंने बताया कि जो फर्स्ट एट मिडनाइट है वो उन्होंने अपनी सन से बातें करते हुए लिख रहे हैं कि दैट व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम द सन ऑफ द नेचर। कुबला खान हो सकता है भाई। क्रिस्टाबेल में जिराल्डीन जो कैरेक्टर अभी हमने बताया दैट इट हैज़ अ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। एंड द एंशिएंट मेरिनर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि रोड टू ज़ानाडू, भाई वो तो पैसिफिक ओशन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये ज़ानाडू तो प्लेस है ही नहीं। ज़ानाडू इज अ प्लेस। सो द करेक्ट आंसर हियर इज कुबला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वर्क ऑफ कॉलरिज अमंग द फॉलोइंग इज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी। तो कौन सा इनमें से, ये सारे वर्क्स तो पहले हमें जानना है कि किन किन्होंने लिखे हैं, एंड देन वी विल हैव टू आंसर कि इनमें से कौन सा वर्क है जो कि फिलोसफी पे बेस्ड है एंड विच इज ऑल्सो रिटन बाय कॉलरिज। तो पहला जो ऑप्शन है दैट इज बायोग्राफिया लिटरेरिया। अब जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, और इसको तो डिटेल में भी स्टडी करते हैं व्हेन वी डू स्टडी द लिटरेरी क्रिटिसिज्म पार्ट। और जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट वर्क जिसमें कि वो अपने व्यूज देते हैं कि पोएट्री को कैसा होना चाहिए। फैंसी और इमेजिनेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। टेबल टॉक है, फिर ये सारे इनके प्रोज वर्क है। प्रोज वर्क यानी कि जो कि पोएम्स नहीं है, मतलब एसेज के तौर पे लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोज वर्क। टेबल टॉक हो गया जिसमें कि वो अपने कन्वर्सेशंस को मेंशन करते हैं विद ग्रेट पीपल। एड्स टू रिफ्लेक्शन जो कि इनका प्रोज वर्क है। क्रिस्टाबेल जो कि पोएम है, बस ये एक पोएम है, बाकी तीनों प्रोज वर्क है, ठीक है। ये नहीं है, क्रिस्टाबेल इज अ पोएम। जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज एड्स टू रिफ्लेक्शन। तो ये यू हैव टू रिमेंबर कि जो एड्स टू रिफ्लेक्शन है, दिस इज अ फिलोसफिकल वर्क विच इज रिटन बाय कॉलरिज, राइट। एक और बात इसमें ध्यान रखनी है कि जो एड्स टू रिफ्लेक्शन है विच इज आर करेक्ट आंसर, इसका एक सब टाइटल भी है। इसका सब टाइटल है द कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट। So this is the subtitle of this aids to reflection. So you have to remember this clearly. Moving on to the last question of this video, the 40th question is Lectures on Shakespeare by Coleridge was published when? तो जो कॉलरिज है उन्होंने कुछ लेक्चर्स लिखे हैं शेक्सपियर के ऊपर विच इज टाइटल एज लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, ओके। एंड दीज आर पब्लिश्ड बाय कॉलरिज। तो पूछ रहे हैं कि व्हेन वाज इट पब्लिश्ड, द ईयर ही डाइड, या फिर पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमसली मतलब होता है कि उनके मरने के बाद, इन हिज लाइफ टाइम जब वो जिंदा थे उस दौरान, इन हिज मेच्योर ईयर्स या फिर जब वो जवान थे तो उस टाइम पे। तो थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, मतलब जनरली इतना नहीं याद रहता है, लेकिन बट एज दिस इज इंक्लूडेड हेयर सो कोशिश करना कि याद रह जाए। दिस वॉज पब्लिश्ड पॉस्थ्यूमसली, यानी कि उनके मरने के बाद इसको लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर जो है वो पब्लिश किया गया था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे फिट। और क्वेश्चंस को कीप ऑन रिवाइजिंग देम। All the best to all.